नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन में राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की है और इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी राजभवन में मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण समेत प्रदेश के कई मुद्दों पर उनसे चर्चा की है। तो सीएम भूपेश बघेल की राज्यपाल से मुलाकात हुई है और मुलाकात में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ आरक्षण पर भी चर्चा राज्यपाल से मुख्यमंत्री की हुई है। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। राज्यपाल से आरक्षण बिल पर भी चर्चा होने की खबर मिल रही है। राजभवन में सीएम अमिताभ जैन भी मौजूद रहे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, मुलाकात हुई है सीएम भूपेश बघेल की राज्यपाल से, कितनी खास ये मुलाकात रही और क्या आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई, और चर्चा हुई तो कैसा रिस्पॉन्स मिला? जीते के ऋतु, जो आरक्षण विधेयक है इसके साथ साथ कई लगभग 5 ऐसे विधेयक हैं जो अभी भी लंबित है। उन विधेयकों को लेकर के यहाँ पर राज्यपाल से बिश्वभूषण हरिचंदन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा की है। और सबसे अहम बात यही है कि जो 5 आरक्षण विधेयक है, यूनिवर्सिटी का विधेयक है, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है उसका एक विधेयक है। इसके साथ ही साथ जुआ सट्टा एक्ट को लेकर के एक विधेयक बनाया गया है, उस पर है। और सबसे अहम बात यही है कि आरक्षण विधेयक को लेकर के राज्यपाल से मुख्यमंत्री की चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी बातचीत करते हुए, पत्रकारों से जो बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि काफी सार्थक चर्चा हुई है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल से ये कहा है कि सभी जो जनहित है उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, सर्वहितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए, ताकि किसी तरह का विलंब हो, देरी हो ना हो। और जिस तरह से आरक्षण विधेयक अभी लंबित है, तो इससे जो छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं उनको जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जो रोजगार है, जो नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, उस पर नहीं हो पा रही है। तो तमाम जो 5 विधेयक हैं उनको लेकर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि काफी सार्थक चर्चा है वो हुई है। चूंकि जो राज्यपाल है, राजनीतिक अनुभव है, संवैधानिक पद के वो प्रमुख भी हैं, तो ऐसे में एक सार्थक चर्चा हुई और एक लाभ है वो मिलेगा, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। विधानसभा चुनाव से पहले इस संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, टीम अच्छी है, तो बदलाव का औचित्य समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीनियर मंत्री कह रहे हैं इस बार 75 पर, तो फिर टीम में बदलाव की क्या आवश्यकता है? जो वीडियो चल रहा था उसमें मैंने ये भी देखा कि शैलजा जी भी खड़ी हैं और मोहन मरकाम जी भी खड़े हैं और लोग भी खड़े हैं, तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या है। हाईकमांड के ऊपर है, हाईकमांड के ऊपर है कि चुनाव की क्या स्थिति को आंक रहे हैं और पार्टी के हित में बेस्ट क्या होगा। कई लोगों का विचार होगा कि अब चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ लोग सोचेंगे कि भाई कुछ चेंज करके भी देखो, अगर कहीं उससे और अच्छा हो सकता है। मैंने तो कुछ सीनियर मंत्रियों को ये कहते हुए देखा कि इस बार तो 75 पार वाली बात है। तो अगर स्थिति इतनी अच्छी है कि हम पिछले बार से भी ज्यादा सीट जीत रहे हैं, तो बदलाव का औचित्य फिर समझ में नहीं आता। अगर हम टाइट हैं
कि हार जीत का संघर्ष चल रहा है, तो बदलाव की बात सामान्य रूप से होती है। अगर हम इतने विश्वस्त हैं और ये सभी कोई कहते हैं कि नहीं कांग्रेस की सरकार बन रही है और कुछ सीनियर लोग कहते हैं 75 पार, तो फिर सब बढ़िया है। जो टीम अच्छा काम कर रही है फिर बदलना। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कल रायपुर में कांग्रेस राजभवन मार्च करेगी। कांग्रेस के राजभवन मार्च में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित पार्टी के सभी मंत्री, विधायक, सांसद शामिल होंगे। कल रायपुर के अंबेडकर चौक से कांग्रेस का राजभवन मार्च होगा। राजभवन मार्च में प्रदेश से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। संस्थाओं की आर्थिक स्थिति को संकट में डाल दिया गया है। लाखों निवेशकों का पैसा आज डूबने की कगार में खड़ा हुआ है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में राजभवन मार्च कर रही है। 13 तारीख को राजधानी रायपुर के अम्बेडकर चौक में भी कांग्रेस द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हमारी प्रभारी सुश्री कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम, हमारे राष्ट्रीय सचिव विजय जांगड़ जी, चंदन यादव जी सहित तमाम वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण इकट्ठा होंगे। वहां से हम लोग राजभवन जाएंगे। बीजेपी पर कांग्रेस ने एक बार फिर से हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी संचार प्रमुख ने कहा कि बीजेपी में इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। 15 साल तक जो पार्टी के मठाधीश बने हुए थे, अब संगठन का नेतृत्व नहीं होना चाहते हैं। बीजेपी में कार्यकर्ताओं में भेदभाव किया जाता है। कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की नौबत है। पार्टी में इस समय जूतम पैजाब की स्थिति है। पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। 15 साल तक जो लोग इस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मठाधीश बने हुए थे, वो लोग उनके कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में रसातल में चले गई है। लेकिन वे लोग अपने पैसे के दम पे, अपने रसूख के दम पे पार्टी संगठन का नेतृत्व छोड़ना नहीं चाहते हैं। वर्तमान में जिनके पास में नेतृत्व है, चाहे वो प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष, इन लोग और पुराने जो मठाधीश हैं उनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक दूसरे की गाड़ियाँ पार्टी कार्यालय में नहीं जाने देते हैं। पार्टी कार्यालय की बैठकों में एक दूसरे से परहेज किया जाता है। कार्यकर्ताओं के बीच में भेदभाव, मारपीट की नौबत आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से रसातल की ओर जा रही है। रायपुर में राज्य महिला आयोग ने राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर अपराध से बचने के लिए महिलाओं और बच्चों को टिप्स दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। उन्होंने महिला अपराध रोकने और मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए कार्यशाला में पहुंची महिलाओं और पुलिस अधिकारियों से अपील की है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने मानव तस्करी रोकने के लिए कार्यशाला में पहुंची महिलाओं को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला विकास विभाग के कार्य की तारीफ की और कहा कि सरकार प्रदेश में महिला उत्पीड़न, मानव तस्करी को रोकने के लिए काफी काम कर रही है। आज अपराधों को रोकना बहुत आवश्यक हो गया है और इस दिशा में जहां हमारी संवेदनशील सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। हमारे जिले में जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, अधिकारीगण हैं, वो बहुत संवेदनशीलता के साथ महिला आयोग की जो भी सिफारिशें हैं उसे लागू करने में हमेशा तत्पर रहे हैं। और यही कारण है कि राज्य महिला आयोग और हमारे जमीनी स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके कार्य से आज राज्य महिला आयोग की उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित किया जा रहा है और जिसके लिए महिला आयोग को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जो मानव तस्करी की जो घटना है उसमें हमारी बेटियों को सुनहरे भविष्य के सपना दिखाकर उसे बहला फुसलाकर उसे बाहर ले जाते हैं और बाहर ले जाके उन्हें बंधक की तरह, गुलाम की तरह रखते हैं। उनका दैहिक शोषण होता है, उसके मानसिक उत्पीड़न किया जाता है और ये सबसे बड़ी लड़ाई हमारी छत्तीसगढ़ में रही है। और इस दिशा में जो मानव तस्करी को रोकने में जहां आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से लगातार सरकार काम कर रही है और साथ ही पुलिस विभाग के जो जागरूकता है, उसकी सक्रियता है, उसके कारण से मानव तस्करी में पहले आम चर्चा रहती थी कि मानव तस्करी छत्तीसगढ़ में खूब हो रहा है, लेकिन उसमें काफी गिरावट आई है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है।
मानव तस्करी बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इस दिशा में जो हमारा मानव तस्करी हो, इस दिशा में हम सब मिलकर काम करें। बजट में अनियमित कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा नहीं होने से अनियमित कर्मचारी में आक्रोश है। आज राजधानी में अनियमित कर्मचारियों का हल्ला बोल है। रायपुर के तूता में हजारों की संख्या में अनियमित कर्मचारी पहुंचकर आज सभा करने वाले हैं। सभा में आगामी रणनीति पर मंथन होगा। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी लगातार आंदोलन पर हैं। नियमितीकरण हटाए गए कर्मचारी को बहाल करने, अनिश्चितकालीन माफ कीजिएगा अंशकालीन को पूर्णकालीन करने और आउटसोर्सिंग को बंद करने की मांग अनियमित कर्मचारी कर रहे हैं। अनियमित कर्मचारी मोर्चा अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर आज राजधानी में एक अनियमित आक्रोश सभा का आयोजन कर रहा है, जिसमें प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी उपस्थित होंगे और शासन प्रशासन के समक्ष अपनी पीड़ा को व्यक्त करेंगे तथा माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे और भविष्य में अनियमित आंदोलन को गति देने हेतु आवश्यक यहाँ पर समग्र चर्चा किया जाएगा। और यहाँ पर स्पष्ट बताना चाहूँगा कि इसमें लगभग प्रदेश के संविदा दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, जवाबदार, ठेका, मानदेय, आउटसोर्सिंग, इस प्रकार के लगभग 7 प्रकार के जो अनियमित कर्मचारी हैं वो हमारे सम्मिलित है और आज इस संबंध में विस्तृत समग्र चर्चा। और ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, अनियमित कर्मचारियों का प्रदर्शन है, बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। वो खफा है कि बजट में जो मांगे रखी गई थी वो मांगे उनकी पूरी नहीं हुई हैं, बाकी सबको संतुष्ट किया गया पर उनको नहीं किया गया। जी, क्योंकि ये सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट था और क्योंकि ये चुनावी साल है, इसलिए कर्मचारियों को एक तरह से ये उम्मीद थी कि उनका नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन बजट में जब घोषणा नहीं हुई तब जो अनियमित कर्मचारी हैं वो निराश हुए और इसी निराशा और आक्रोश का असर है कि अब ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है और जितने भी कर्मचारी हैं ये 4 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो मूल मांग है कर्मचारियों की वो नियमितीकरण की ही है और साथ ही साथ कई ऐसे कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं, जिनको काम से हटा दिया गया है, उनकी बहाली की मांग कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग जो की जा रही है, बाहरी लोगों की जो नियुक्ति की जा रही है, उन नियुक्तियों पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं और जो अंशकालीन जो कर्मचारी हैं उनको पूर्णकालिक करने की यहां पर मांग की जा रही है, क्योंकि ये चुनावी साल है और इस साल में अगर कर्मचारियों को सौगात मिल जाती है तब ये उनके लिए फायदेमंद रहेगी और इसलिए ही कर्मचारी एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव से पहले कोई घोषणा जो है वो सरकार कर दे। हालांकि मुख्यमंत्री पहले ये कह चुके हैं कि अभी चुनाव के लिए वक्त बाकी है और जिस तरह के संकेत उन्होंने दिए हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में जैसे ही सरकार के पास डेटा आता है उसके बाद जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण की घोषणा हो जाए। लेकिन क्योंकि ये चुनावी साल है और कर्मचारियों को बजट में ऐसा कुछ उम्मीद थी और घोषणा नहीं हुई, इसलिए अब ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि इस प्रदर्शन का कितना असर सरकार पर पड़ता है और क्या वाकई सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में अनियमित कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा की जाती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत जानकारी को साझा करने के लिए। बस्तर के कलेक्टर ने लोहांडीगुड़ा ब्लॉक का निरीक्षण किया है। कलेक्टर ने स्कूलों और आश्रमों का भी दौरा किया और वहां मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने पीडीएस दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पीडीएस दुकानों में गड़बड़ियां मिलने पर पीडीएस दुकानदार को जमकर फटकार लगाई। बोरियों में सरकारी चावल कम पाए जाने पर कलेक्टर ने जनपद सीईओ को जांच करने का आदेश दिया है। कोरबा से बड़ी खबर की बात करते हैं। 2 दिन बाद भी एएसआई के हत्यारे का सुराग नहीं मिला है। बाबापारा के 12 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है पुलिस। पूछताछ में भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। 10 मार्च को हुई थी एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार की हत्या। थाना परिसर में एएसआई परिहार की लाश मिली थी। और ज्यादा जानकारी के लिए अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, एएसआई मौत मामले में, हत्या मामले में अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है, क्या कहना है आखिर पुलिस का? किन किन से पूछताछ की जा रही है और किस आधार पर? जी, आपको बता दूं कि
2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा है कि हत्यारों की अब तक जो है सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। और हालांकि बांगो थाना से के करीब जो बाबा पारा है वहाँ के 12 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक किसी प्रकार का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस की अलग अलग टीम जो है वो अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, जिसमें फोरेंसिक टीम है और साइबर सेल की टीम है जो कॉल डिटेल्स की जानकारी ले रही है, लेकिन अब तक जो पुलिस के हाथ खाली है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बलरामपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। बाघ के देखने से लोगों में दहशत का माहौल है। सिंदूर पेट्रोल मार्ग में बाघ देखा गया, रामानुजगंज सीमा पर बाघ देखा गया। वन विभाग ने लोगों से अपील की है, जंगल की ओर नहीं जाने की अपील लोगों से की जा रही है। कांकेर से बड़ी खबर की बात करेंगे। कांकेर शहर में घूमता दिखा है भालू। अलबेला पारा वार्ड में भालू के आने से दहशत का माहौल है। भोजन और पानी की तलाश में शहर पहुंच रहे हैं भालू। जिले में जामवत योजना फेल हो रही है। कवर्धा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। तमिलनाडु में काम करने गए 7 मजदूरों की अब वापसी होगी। पुलिस और जिला प्रशासन ने पहल की है। जान का खतरा बताकर परिजनों ने गुहार लगाई थी। कुगदूर थाना क्षेत्र के मजदूर तमिलनाडु गए हैं। और आइए अब देखेंगे सिटी टॉप 20।